दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोविंदर गुप्ता है। मैं विक्टोरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूं। आज का सेशन है सुपरवाइजरी अवेयरनेस सेशन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अवेयर करूंगा। सबसे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हमारे जो है 2 साल का ट्रेंड डिफेक्ट ट्रेंड है, जो 2021-22 में 13 डिफेक्ट हैं, 2022-23 में टिल जून फर्स्ट क्वार्टर ईयर में 5 डिफेक्ट हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2021 और 22 में जो हमने 4M के हिसाब से निकाला है कि 4M चेंज का कौन सा डिफेक्ट है, एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग की वजह से कौन सा डिफेक्ट पंच हुआ है, रिवर्क की वजह से कौन सा डिफेक्ट पंच हुआ है, सेटअप अप्रूवल की वजह से कौन सा डिफेक्ट पंच हुआ है, इंस्पेक्शन रूल नॉट अडरेंस की वजह से कौन सा डिफेक्ट पंच हुआ है, तो हमने ये पाया कि हमारा जो 13 डिफेक्ट है नॉन अडरेंस ऑफ रूल बाय सुपरवाइज़र, यानी जो 13 के 13 डिफेक्ट हैं वो हमारे सुपरवाइज़र की वजह से डिफेक्ट पंच हुआ है। और 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हमारा सेम कैटेगरी आता है, 5 डिफेक्ट ड्यू टू नॉन अडरेंस ऑफ रूल बाय सुपरवाइज़र। तो इसके देखते हुए हम लोगों ने एक सेशन तैयार किया कि हम जो है अपने सुपरवाइज़र को अवेयरनेस करेंगे, जिसके बारे में मैं दिखा रहा हूं कि ये कैसे हमने इसको निकाला है, तो कि सुपरवाइज़र की वजह से ये डिफेक्ट पंच हुए हैं, डिफेक्ट आए हैं। तो अगर हम पहले जो है प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारा है रेनिप फ्रंट डोर विंडो रियर आर, जो कि YHB मॉडल का है। इसका पंचिंग मिस की प्रॉब्लम गई थी, जिसमें प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, क्वालिटी सुपरवाइज़र और हमने प्रोडक्शन शिफ्ट दिया है कि जो 20 शिफ्ट में ये पार्ट बना है और 20 शिफ्ट में ही इंस्पेक्शन हुआ है और ये पार्ट जो है स्किप हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि ओके पार्ट है जिसमें कि 3 होल है और NG पार्ट है जिसमें कि 1 होल है, यानी लास्ट वाला जो ऑपरेशन है वो मिस है। अब वो लास्ट वाला ऑपरेशन क्यों मिस हुआ? जब हमने इसका रूट कॉज फाइंड आउट किया, हम जब इसके ऊपर गए तो हमने ये पाया कि सिंगल पार्ट फ्लो रूल जो है अडेयर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये पार्ट मिक्स हो गया। क्योंकि जब हम पार्ट को सिंगल पार्ट फ्लो जब हम करते हैं तो हम एक तरफ से पार्ट को उठाते हैं, मशीन में रखते हैं, पार्ट को बनाते हैं, उसके बाद हम दूसरी तरफ बने हुए पार्ट को रखते हैं, जो कि ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा कि चलो प्रेस शॉप से ये पार्ट बन करके PDI में चला गया, तो PDI वाले लड़के ने क्यों ये पार्ट जो है बाईपास कर दिया। तो वहाँ पर हमने देखा कि एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया गया। अब एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग रूल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रूल ये है कि जो पार्ट हमें रिजेक्ट निकला उसके ऊपर हमें प्रॉब्लम लिखनी है, डेट लिखनी है और उस पार्ट को इमीडिएट जो है रेड बिन में डालना है, जो कि लड़के ने ऐसा नहीं किया। उसने ओके पार्ट और NG पार्ट एक ही जगह रखा था और जब क्वांटिटी किया तो क्वांटिटी करते समय ये मिक्स हो गया। अब इससे हमें लर्निंग क्या हुई? इससे लर्निंग ये हुई कि एक तो हमें सिंगल पार्ट फ्लो प्रेस शॉप में करना है, दूसरी लर्निंग हुई कि सिस्टम को फॉलो करना है, जो भी हमारा सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो करना है। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? इससे इम्पैक्ट आता है कि कस्टमर की लाइन स्टॉप होती है और व्हीकल स्क्रैप होता है, जिसका कास्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेबिट होता है। अब दूसरे एक्सीडेंट की बात करते हैं हम, तो पैनल कंपोनेंट साइड सील इनर RH हमने लिया है, जिसमें कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो ये ओके पार्ट है, ओके पार्ट में जो हमारे होल की पोजीशन है वो एकदम ओके है। उसके बाद हमने जो NG पार्ट है, जो मारुति में व्हीकल बनी थी, जो NG पार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक चाइल्ड पार्ट लगता है। अब वो चाइल्ड पार्ट और जो मेन पार्ट है उसके जो स्लॉट पंचिंग है, उस स्लॉट पंचिंग के ऊपर आ गया है चाइल्ड पार्ट, यानी कि जो हमारा स्लॉट पंचिंग है वो स्लॉट पंचिंग प्रेस शॉप में नीचे पंच हो गया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें प्रोडक्शन में एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग रूल को फॉलो नहीं किया गया कि मशीन में कोई एबनॉर्मलिटी आई तो उसको जो है पार्ट को चेक किया जाए और चेक करने के बाद उस पार्ट को आगे किया जाए, जो कि रूल फॉलो नहीं हुआ। दूसरा, इंस्पेक्शन में क्या हुआ कि इंस्पेक्शन का जो मेथड बनाया गया है, जो हमारा WI बनाया गया है, उस सीक्वेंस में पार्ट को चेक नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये पार्ट मारुति में चला गया और व्हीकल बन गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब इसका देखा कि हमारे को लर्निंग क्या हुई, हमने क्या सीखा, तो सेम इसमें भी प्रॉब्लम आता है कि हमें सिस्टम टू बी फॉलोड,
यानी सिस्टम को हमें फॉलो करना है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, एक तो कस्टमर की लाइन पे रुकी, उसके बाद ये गाड़ी जो है स्क्रैप हुई, तो इससे हमारे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसी तरह से हम तीसरे प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ कंपोनेंट साइड सील RS का पार्ट है, जिसमें कि हमारा जो है की पॉइंट प्रोडक्शन में क्या हुआ रोबो वेल्डिंग में कि हमारा की पॉइंट जो था कि एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग रूल को फॉलो नहीं किया गया। जो रूल हमने बनाया था कि डबल चाइल्ड पार्ट लगने के बाद हमारा जो है पोका ओके जो हमारा लगा हुआ है वो काम करेगा, सेंस करेगा, उसके बाद हमें जो है उस पार्ट को निकाल करके उस पार्ट को स्क्रैप करना है, उस पार्ट को रेड बिन में डालना है, जो कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ प्रोडक्शन के समय। दूसरा जो है हमारे इंस्पेक्शन में जो है इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो नहीं किया गया, जिस सीक्वेंस में इंस्पेक्शन करना चाहिए वो नहीं हुआ और वो पार्ट मारुति में चला गया। तो इससे हमें लर्निंग क्या हुई, इससे भी हमें सेम लर्निंग हुई कि हमारा सिस्टम फॉलो नहीं हुआ। अब वहाँ पे इम्पेक्ट क्या आया, सेम इम्पेक्ट आया, कस्टमर की लाइन सफ़र की, उसके बाद जो ये गाड़ी है वो गाड़ी स्क्रैप हुई। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद हमने चौथा एक्सीडेंट देखा कि पैनल कंपोनेंट काउल टॉप है, काउल टॉप में स्पोर्ट फेल की प्रॉब्लम है। अब इसमें जब हमने देखा कि रोबोट स्पोर्ट वेल्डिंग के समय प्रॉब्लम क्या आई, किस वजह से ये जो है पार्ट जो है बना, तो हमने देखा कि एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग रूल को फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये पार्ट बना। और उसके बाद जब हमने PDI में देखा तो PTI का जो मेथड है कि हमें PDI में स्पोर्ट का जो है क्वालिटी चेक करना है वो चेक नहीं हुई। तो यहाँ भी हमें सेम चीज़ मिला कि सिस्टम फॉलो नहीं हुआ और यहाँ भी हमें कस्टमर की लाइन सफ़र की और गाड़ी जो है स्क्रैप हुई। उसके बाद हमने जब पांचवा एक्सीडेंट देखा, हमने पांचवी प्रॉब्लम के बारे में एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि चाइल्ड पार्ट मिस गया है। चाइल्ड पार्ट मिस क्यों गया, क्योंकि जब हम स्पोर्ट वेल्डिंग करते हैं तो हमारा प्रोसेस सीक्वेंस वाइज प्रोसेस है कि पहले OP10 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, लेकिन वो पार्ट जो है OP10 से उठा करके सीधे जो है बंदे ने गेज पे रखा, गेजिंग करने लगा और गेज करने के बाद उसको सीधे ट्रॉली में रख दिया, जिससे कि ये पार्ट मारुति इंड पे चला गया। तो इससे क्या हुआ, इससे मुझे ये मिला कि हमारे प्रोडक्शन में भी एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग रूल को फॉलो नहीं किया गया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। इस तरह से हमने 5 को देखा। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो सुपरवाइजरी है, जो सुपरवाइजरों का जो मॉनिटरिंग है वो वीक है, क्योंकि ये जितने भी डिफेक्ट गए हैं वो सुपरवाइजरी की मॉनिटरिंग वीक होने की वजह से गए हैं। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो अगर हम बात करें तो पहले हमें सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखना है, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट हमें PPE पहनने हैं वो पहनना है। 4M चेंज मैनेजमेंट सिस्टम का ध्यान रखना है कि हमारा जो 4M चेंज का रूल है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। सेटअप अप्रूवल हमें करना है, एडहेयर करना है उसको कि हमारा जब भी हमारा लाइन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमें FOA करना है और जब हमारी लाइन बंद होती है तो हमें LOA ज़रूर करना है, जिससे हमें पता लगे कि हमारा जो सुबह और जो लास्ट का पीस है अगर ओके है तो हमारा बीच का भी पीस सारा ओके होगा। उसके बाद रिजेक्शन एंड रिवर्क को हैंडलिंग करना है कि रिजेक्शन का जो हमारा रूल है उस रूल के हिसाब से हमें रिजेक्शन को हैंडल करना है, जो रिवर्क का रूल है उस रूल के हिसाब से हमें रिवर्क को हैंडल करना है। उसके बाद मिक्सअप कंट्रोल का है कि पार्ट मिक्स ना हो आपस में, उसका जो रूल बना है उसको हमें फॉलो करना है। पोका ओके वेरिफिकेशन, डेली हमें स्टार्ट ऑफ द शिप हमें पोका ओके को वेरीफाई करना है, उसके बाद ही हमें अपनी लाइन को स्टार्ट करना है। उसके बाद ब्रेक डाउन रूल को फॉलो करना है कि अगर हमारा कोई ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन आने के बाद हमें जो है क्या रूल बनाया गया है उस रूल को फॉलो करना है। उसके बाद हमने एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग रूल को फॉलो करना है कि अगर कोई प्रोसेस के दौरान एबनॉर्मलिटी आती है तो हमें जो रूल बताया गया है उसको फॉलो करना है। उसके बाद आता है टिप मैनेजमेंट सिस्टम। अगर टिप मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जो बनाया गया है कि टिप को हमें कैसे चेंज करना है, किस समय ड्रेसिंग करनी है, कैसे, तो उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। ये हमारा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र की होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बेसिक कंडीशन सुपरवाइज़र नीड टू इंश्योर,
तो हमें इंश्योर क्या करना है, PPE कंप्लेंट्स अड्रेंस इन ऑन शॉप फ्लोर, यानी PPE हमारे सारे बंदे पहने होने चाहिए। एरिया का जो सेंसर है, जो हमारा सेंसर लगे हुए हैं वो सारे सेंसर हमारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। इंश्योर हमें करना है कि रोबोट के अंदर, सेल के अंदर जब भी कोई बंदा जाता है तो रोबोट का जो एंट्री गेट है अंदर जाने का, उसके अंदर जब जाता है तो वो गेट से ही जाए, सेफ्टी गेट से। उसके बाद सेफ्टी गेट से तो जाए, लेकिन हमें क्या करना है कि जो सेफ्टी गेट में प्लग लगा होता है उस प्लग को निकालकर अपने पास रखना है, ताकि कोई दूसरा बंदा आकर के गलती से प्लग लगा करके रोबो स्टार्ट ना कर दे। इसलिए हमें उसको अपने पास रखना होता है। और उसके बाद क्या करना है, यूज सेफ्टी ब्लॉक डाई बिफोर एंट्री इन डाई अप मेंटेनेंस वर्क। कोई भी अगर मेंटेनेंस होता है तो हमें सेफ्टी ब्लॉक को यूज करना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं सेफ्टी नॉर्म्स को, तो हम सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में देते हुए प्रेस शॉप, वेल्ड शॉप, असेंबली शॉप, PDI लाइन, डिस्पैच लाइन, आपका आर्म स्टोरेज एरिया, रिवर्क स्टोरेज एरिया में कौन कौन सा PPE मैट्रिक्स हमें यूज करना है वो हमने सारा आपको बताया है कि हैंड ग्लव्स कहाँ यूज करना है, सेफ्टी शूज कहाँ यूज करना है, एयर प्लग कहाँ यूज करना है, मास्क कहाँ यूज करना है, हैंड ग्लव्स जो है, हेलमेट कहाँ यूज करना है, एप्रन कहाँ यूज करना है, गॉगल्स कहाँ यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है एरिया वाइज। उसके बाद अगर हम चलते हैं कि सेफ्टी हेलमेट मैट्रिक्स, तो हमने एक सेफ्टी हेलमेट मैट्रिक्स बनाया है कि हमारा जो है इलेक्ट्रीशियन एंड टेक्नीशियन को ब्लू कलर का हेलमेट यूज करना है, हमारे जो लाइन ऑपरेटर हैं उनको येलो कलर का जो है हेलमेट यूज करना है, हमारे जो सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको ग्रीन कलर का यूज करना है, हमारे जो फायर फाइटर हैं उनको रेड कलर का हेलमेट यूज करना है, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं या विजिटर्स हैं उनको वाइट कलर का यूज करना है। ये क्यों यूज करना है अलग अलग कलर का, ताकि हम आसानी से लोगों को पहचान सकें कि कौन सा इलेक्ट्रीशियन है, कौन सा फायर फाइटर का बंदा है, कौन सा सेफ्टी का बंदा है, कौन सा इंजीनियर है, कौन सा स्टाफ का या विजिटर है, ये आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सके। उसके लिए हमने क्या किया है, हेलमेट को जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन किया है। अब आते हैं कि व्हाट इज 4M चेंज। 4M चेंज क्या होता है और ये कहाँ इम्पेक्ट डालता है। तो एनी चेंज इन प्रोसेस 4M कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट। अगर कोई हमारा 4M चेंज होता है तो वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अब हम चेंज मैनेजमेंट जो है कंसीडर चेंज इन आवर प्लांट लाइक 4M चेंज, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, ECN, PCN चेंज, इंजीनियरिंग चेंज एंड प्रोसेस चेंज, IFC एंड IFM चेंज, इनिशियल फ्लो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। 4M चेंज यानी कि आदमी, मशीन, मटेरियल, तरीके, इनमें से किसी भी तरीके का अगर चेंज होता है तो वो 4M चेंज कहलाता है। इसके लिए हमें 4M टैग का इस्तेमाल करना है और ये अनिवार्य होता है। ECN अगर आता है या PCN आता है तो उसके लिए यदि हमारे पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डायमेंशन या पार्ट ऐड होना हो तो उसे ECN चेंज कहते हैं। ये चेंज कस्टमर की तरफ से होता है और यदि हमारे प्रोसेस में हो तो उसे प्रोसेस चेंज कहते हैं। इस चेंज पर भी हमें टैग लगाना होता है और ये अनिवार्य है। IFC इनिशियल फ्लो कंट्रोल, जब हमें कोई नया पार्ट कस्टमर की तरफ से मिलता है तो पार्ट को बनाने के बाद हम उस नए पार्ट की पहले 3 महीने या 5000 पार्ट जो अधिक हो तब तक उसकी देख रेख करें। IFC टैग लगाकर इसको आगे भेजें। टैग का होना अनिवार्य है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि हमने 4M चेंज का टैग लगा रखा है, इनिशियल प्रोडक्ट का टैग लगा रखा है, इन हाउस IFC टैग का जो है स्टिकर लगा रखा है। अब हम आगे चलते हैं तो
फ्लो चार्ट इन केस ऑफ 4M चेंज। फ्लो चार्ट क्या है? आइडेंटिफाई 4M चेंज, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 4M चेंज हुआ है। इंफॉर्मेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी फोरम है, मेन, मशीन, मटेरियल, मेथड, कंसर्न डिपार्टमेंट को हमें सूचित करना है। 4M चेंज वैलिडेशन एज पर 4M मैट्रिक्स, जो 4M मैट्रिक्स है उससे हमें वैलिडेट करना है। चेंज अप्रूव्ड बाय प्लांट QA या एंड प्रोडक्शन हेड, हमारा प्लांट का जो क्वालिटी है और जो प्रोडक्शन हेड है वो उसको अप्रूव करेंगे। और सेटअप अप्रूवल बाय QA एंड प्रोडक्शन, सेटअप अप्रूवल जो हमारा है वो क्वालिटी और प्रोडक्शन करती है। आपको नीचे ये WI दिया गया है जो कि हर जगह डिस्प्ले है, इसको अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। उसके बाद 4M चेंज का रिकॉर्ड सीट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 4M चेंज समरी सीट है जिसमें कि हमें पूरी समरी भरनी होती है, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जो कि 4M कोई भी चेंज होता है तो ये 2 फॉर्मेट हमें भरने पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेटअप अप्रूवल का, तो सेटअप अप्रूवल में क्या है कि इंस्पेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट एट स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारा जो इंस्पेक्शन है, जो सेटअप है, वो हमारा जब पहला पार्ट हमें निकलता है तो उसको हमें क्वालिटी इंजीनियर के द्वारा चेक करवाना है और उसका अप्रूवल लेना है कि ये हमारा पार्ट ओके है या नहीं है। अगर ओके है हमारा पार्ट तो हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। अगर हमारा पार्ट NG है तो NG के लिए क्या करना है? करेक्शन करना है, डाई में काम करवाना है। करवाने के बाद उस पार्ट को चेक करना है। चेक करने के बाद जब हमारा क्वालिटी इंजीनियर ओके कर दिया तो हमें उस पार्ट को जो है फिर रन करना है। और जो बीच का पार्ट है वो सारे पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, NG पार्ट उस पर जो है लिखना है और उसको रेड बिन में डाल देना है। तो आइडेंटिफाई NG सेटअप पार्ट एंड कीप इन रेड बिन। अब हम आगे चलते हैं। सेटअप अप्रूवल में क्या है कि व्हाई इज सेटअप अप्रूवल रिक्वायर्ड? टू वेरीफाई एंड कंफर्म पार्ट प्रोड्यूस इन OK या NG एज पर द SOP रिक्वायरमेंट। इन मशीन इज OK टू प्रोड्यूस OK पार्ट, confirm NG part is not produced. When to do setup approval? 4 मेजर स्टेप है। एट स्टार्ट ऑफ शिफ्ट FOA, एट एंड ऑफ शिफ्ट LOA, एट डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी 4M चेंज। ये जो 4 मेजर स्टेप है इनको हमें फॉलो करना है। व्हाट टू चेक ड्यूरिंग सेटअप अप्रूवल, हमें कब कब चेक करना है? मशीन पैरामीटर एज पर SOP, पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर SOP, पार्ट फॉर एनी डिफेक्ट, स्पॉट स्ट्रेंथ NDT, पार्ट क्वालिफिकेशन इन चेकिंग फिक्चर। ये जो हमारे हैं कन्फर्मेशन, फिलिंग चेक शीट, ये सारे हमें करने के बाद हमें अपनी चेक शीट में फिल करना है। उसके बाद रिवर्क एंड रिजेक्शन। रिवर्क एंड रिजेक्शन का क्या होता है कि रिवर्क एंड रिजेक्शन में हमारा कोई भी पार्ट हमारा बना, वो पार्ट का हमने इंस्पेक्शन किया, उसका रिजल्ट एट PDI इन प्रोसेस पे आया। अगर ओके है तो सेंड पार्ट टू FG एरिया या नेक्स्ट ऑपरेशन। हमारा FG एरिया में अगर ओके पार्ट है तो FG एरिया में जाएगा या तो नेक्स्ट ऑपरेशन में। अगर NG पार्ट है, अगर वो पार्ट NG बन गया तो क्या करना है? आइडेंटिफाई पार्ट विथ होल्ड टैग एंड मेंटेन डिफेक्ट, उसको होल्ड टैग लगाना है और उसके ऊपर डिफेक्ट लिखना है। उसके बाद उसको येलो बिन में रखना है। उसके बाद सेग्रीगेट द पार्ट ऑन बेसिस ऑफ डिफेक्ट एज पर मैट्रिक्स। जो हमारा नॉन रिवर्केबल है वो मूव करना है हमें रेड बिन में, एंड रिवर्केबल को फॉलो करना है रिवर्क का SOP, और उसके हिसाब से हमें उस पार्ट को जो है रिवर्क करना है। अब हम आते हैं रिवर्क एंड रिजेक्शन का। व्हाट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ व्हिल परफॉर्मिंग रिवर्क एक्टिविटी? रिवर्क डन बाय ऑथोराइज्ड रिवर्क पर्सन ओनली। जो हम रिवर्क करेंगे वो ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ही होगा।
रिवर्क इज डन अकॉर्डिंग टू रिवर्क मेथड डिफाइंड। जो रिवर्क का मेथड डिफाइन है उसके हिसाब से ही हमें पार्ट को रिवर्क कराना है। रिवर्क आइडेंटिफिकेशन मार्किंग इज डन एज पर SOP। रिवर्क पार्ट इज वेरीफाइड आफ्टर रिवर्क। वेरीफाई एंड अपडेट रिवर्क रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। फॉर मोर क्लेरिफिकेशन काइंडली फॉलो प्रोसीजर ऑफ रिवर्क एंड रिपेयर प्रोसेस। हमें प्रोसीजर को अपने फॉलो करना है जो रिवर्क और रिपेयर का प्रोसीजर है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रिवर्क एंड रिजेक्शन टाइप ऑफ डिफेक्ट अलाउड नॉट अलाउड फॉर रिवर्क। हमें कौन सा डिफेक्ट अलाउड है, कौन सा डिफेक्ट अलाउड नहीं है, उसको हम देख रहे हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो स्पैटर हम रिवर्क कर सकते हैं, ये अलाउड है। बर पंचिंग बर को हम कर सकते हैं, स्पॉट बर को कर सकते हैं, माइनर डेंट को कर सकते हैं, स्पॉट आउट को कर सकते हैं, ओवर मिग वेल्डिंग को कर सकते हैं, शॉर्ट मिग वेल्डिंग को कर सकते हैं, नट बोल्ट आउट को हम कर सकते हैं, थ्रेड टाइट को हम कर सकते हैं, स्पॉट मिस को कर सकते हैं, स्पॉट पंचर को कर सकते हैं, चाइल्ड पार्ट शिफ्ट को कर सकते हैं, माइनर गेज आउट को कर सकते हैं, बैच कोड नॉट विजुअल है उसको हम कर सकते हैं, चाइल्ड पार्ट मिस को कर सकते हैं, माइनर रस्ट है तो कर सकते हैं, और स्क्रैच को कर सकते हैं। ये डिफाइन किया गया है कि हमें रिवर्क किसका करना है, क्लियर कट डिफाइन है। अब हमें रिवर्क किसका करना नहीं है। क्रैक हो गया, थिनिंग हो गई, रिंकल हो गया, ब्लैंक शॉट हो गया, फ्लैंज आउट हो गया, सीट पंचर हो गई, प्रोफाइल एनजी हो गई, हमारा नट आउट हो गया, हमारा जो है मेजर डेंट आ गया, हमारा पेनिट्रेशन एनजी आ गया, इसको हमें रिवर्क नहीं करना है। अगर हम बात करें तो मारुए ऑपरेशन अगर कोई है तो उसको भी रिवर्क नहीं करना है, चाहे उसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट आया हो। अब हम आगे चलते हैं। रिवर्क एंड रिजेक्शन। इज रिवर्क वेरिफिकेशन नेसेसरी? क्या जरूरी है रिवर्क को वेरीफाई करना? यस, जरूरी है। देयर इज इफ देयर इज एनी अदर डिफेक्ट इन पार्ट, हमने रिवर्क कर दिया किसी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन उसमें और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एनजी पार्ट को हमें पूरा जो है अच्छी तरह से दोबारा से PDI करना ज़रूरी है, नहीं तो वो पार्ट कस्टमर तक पहुंच सकता है और क्या हो सकता है, कंप्लेंट आ सकती है। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑथराइज रिवर्क पर्सन? हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि रिवर्क पर्सन कौन है? तो उसके स्किल पे, पर्सन के स्किल पे इवैल्यूएट करके रिवर्क का जो टेस्ट पेपर है उसको लेकर के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बंदा हमारे रिवर्क पार्ट को रिवर्क कर सकता है। जो हमारी रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट की और प्रोसेस की, उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट टू डू इफ रिवर्क इज एनजी। मार्क पार्ट विथ ब्लू मार्कर, अपडेट वेरिफिकेशन स्टेटस एनजी इन रिवर्क रिकॉर्ड, अपडेट रिजेक्शन नोट स्टेटस इन रिवर्क रिकॉर्ड। आप यहाँ देखेंगे तो हमने एक बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है, PDI टू बी मस्ट आफ्टर रिवर्क एंड नो रिवर्क आफ्टर PDI। यानी कि PDI हमारी जरूरी है रिवर्क के बाद, एस जरूरी है, नो रिवर्क आफ्टर PDI। क्या PDI के बाद हमें रिवर्क करना है? नो, हम रिवर्क के बाद PDI जरूर करेंगे, लेकिन PDI के बाद रिवर्क नहीं करेंगे। अब पोका ओके वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो पोका ओके हमें वेरीफाई करना है। चेक ऑल द पोका ओके अवेलेबल इन प्रोसेस टू कंफर्म दे कम फंक्शनिंग एज रिक्वायर्ड। हमें सारे पोका ओके को चेक करना है, हमें इंश्योर करना है कि सारे पोका ओके ओके हों, और ओके होने के बाद ही हमारे पार्ट को बनाएं। अगर एनजी हो तो उस डिटेक्ट कर ले।
अगर हमने कोई एनजी पार्ट लगा दिया तो हमारे पार्ट को पोका होके डिटेक्ट कर ले कि आपने एनजी पार्ट लगा दिया है। ये वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। और ये कब होना चाहिए? स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट चालू करने से पहले इसे हमें करना है। वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है? पोका ओके के लिए जो हमारे पास रेड कलर का मास्टर सैंपल रखा हुआ है रिजेक्ट पार्ट का, और जो हमारे पास ग्रीन कलर का येलो कलर का जो मास्टर सैंपल रखा हुआ है उसको हमें लगा करके चेक करना है कि हमारा पोका ओके प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। एनजी अगर पोका ओके है तो हमें क्या करना है कि हमें ब्रेक डाउन रेज करना है और वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को देना है कि हमारा ये पोका ओके वर्किंग नहीं कर रहा है और आप इसको सही करिए। और सही होने के बाद हमें फिर जो है अपना पार्ट चलाना है और 4M चेंज को फॉलो करना है। अगर मान लीजिए बाई चांस PY हम इमीडिएट सही नहीं कर पाते हैं और इमरजेंसी है सप्लाई देने की कि हमारा ये सप्लाई जाना ज़रूरी है और हम पोका ओके को जो है सही नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी रूल बना हुआ है कि आप अपने यूनिट हेड से इसका डेविएशन लीजिए। डेविएशन लेने के बाद एवरी स्टेशन यानी जहां पोका ओके ख़राब है वहां पे एक बंदा पार्ट को वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो फाइनल PDI है वहां पर भी एक एक्स्ट्रा बंदा वेरीफाई करेगा। तब तक जब तक कि पोका ओके हमारा सही नहीं होता तब तक वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद 4M चेंज का जो हमारा प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगा। उसके बाद वो पार्ट हमारा जो है सप्लाई के लिए जाएगा। उसके बाद आता है एबनॉर्मलिटी। एबनॉर्मलिटी क्या है? कोई भी स्थिति जो सामान्य स्थिति से परे हो वो स्थिति असामान्य स्थिति कहलाती है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं और उनसे आपको ज़्यादातर क्लियरिटी आएगी। अगर हम बात करें कि एबनॉर्मलिटी कितने टाइप की है तो हमने 17 टाइप की एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग रूल को लिया है। जैसे गिरा हुआ पार्ट, इंस्पेक्शन के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग, सेटिंग के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग, बिना पहचान वाला पार्ट, इंस्पेक्शन टेबल पर पार्ट की हैंडलिंग, पावर फेल के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग, अधूरा प्रोसेस किया हुआ पार्ट, अधूरा इंस्पेक्शन किया हुआ पार्ट, फाइनल ओके पार्ट की हैंडलिंग, चाइल्ड पार्ट की हैंडलिंग, चाइल्ड पार्ट मिक्स की हैंडलिंग, ट्रेसिबिलिटी एबनॉर्मलिटी, एक समान दिखने वाले पार्ट की हैंडलिंग, ट्रायल प्री एशियन पार्ट की हैंडलिंग, प्रोडक्शन लाइन पर मॉडल वेरिएंट ओवर चेंज की जो है रिवर्क पार्ट की हैंडलिंग, और एबनॉर्मल सिचुएशन हैंडलिंग, स्टॉप कॉल वेट रूल। ये 17 हमने लिए हैं एबनॉर्मलिटी मॉड्यूल में जो कि हम आपको समझाएंगे। जैसा कि ये चित्र में आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेटअप का समय का ख़राब पार्ट है। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद रिजेक्ट वाले स्थान पर मार्किंग करना है और रिजेक्ट को पार्ट को जो है रेड बिन में डालना है। बिना मार्किंग किए हुए और बिना जो है रेड बिन में रखे हुए हमें नेक्स्ट ऑपरेशन पे नहीं जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम ये है प्रोडक्शन लाइन पर मॉडल वेरिएंट चेंज ओवर। अगर हमारा कोई वेरिएंट चेंज होता है और सेम लाइन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उस लाइन से पुराना जो हम चला रहे थे प्रोसेस उसके सारे पार्टों को हमें हटाना है। हटाने के बाद हमें दूसरे मॉडल का जो मॉडल हमें चलाना है उस पार्ट को वहाँ लाना है और फिर हमें उस लाइन को रन करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मटेरियल मिक्सअप होना। आप चित्र में देख सकते हैं कि 2 तरह के मटेरियल मिक्स हैं। हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें RH के लिए अलग बिन में रखना है, LH का पार्ट अलग बिन में रखना है। तो हमारा मटेरियल मिक्सअप नहीं करना है। अलग अलग टाइप के पार्ट अलग अलग बिन में ही भेजें। अब हमारा क्या है? अधूरा इंस्पेक्शन। अगर कोई अधूरा इंस्पेक्शन है, अधूरा इंस्पेक्शन कब होता है? जब चाय का टाइम होता है, लंच ब्रेक होता है, शिफ्ट की समाप्ति होता है, तभी होता है। तो हमें उसे क्या करना है? अधूरे पार्ट को हमें टेबल पे नहीं रखना है। हमें क्या करना है? उसको पूरा PDI करिए। सही पार्ट को स्टैंडर्ड ट्राली बिन में ही रखना है। उसको पूरा PDI करने के बाद उसको कोई भी पार्ट इंस्पेक्शन टेबल पर नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि रिवर्क पार्ट की हैंडलिंग।
रिवर्क होने वाला पार्ट को बिना पहचान के रख दिया तो हमें पहचान नहीं आएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि रिवर्क वाले पार्ट पे हमें उस पर लिखना है, रिवर्क करते हुए रिवर्क होने वाले पार्ट की पहचान करने के लिए उस पर लिखना है कि इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है और उसको हमें रिवर्क वाले स्थान पे रख देना है। अब हम आते हैं ब्रेक डाउन कंट्रोल। जैसे व्हाट इज ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन है कि अ टाइम व्हेन मशीन जिग रोबो विल स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इंटरनल फेलियर। अगर कोई फेलियर आता है तो उस समय, जैसे टाइप ऑफ ब्रेक डाउन अगर हम रोबोट की बात करते हैं तो रोबो नॉट रिटर्न एट होम पोजीशन, रोबो वहीं रुक गया प्रोसेस करते करते, पोजीशन पे नहीं गया, आर्म हीट हो गई, जो है क्लैम्प डिक्लैम्प इशू आ गया, स्पोर्ट काउंटर जंपिंग कर गया, PY वर्किंग नहीं कर रहा है। तो ये सारे हमारे जो है ब्रेक डाउन्स हैं जिनको कि हमें कंट्रोल करके रखना है रोबोट में। और IT गन और SSW टिप मैनेजमेंट। टिप मैनेजमेंट क्या है कि जो हमारा टिप है उसका जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसको हमें फॉलो करना है कि टिप की ड्रेसिंग रोबोट IT गन की 100 स्पोर्ट के बाद गैल्वेनाइज सीट का और नॉन गैल्वेनाइज सीट का भी 100 के बाद ही हमें टिप ड्रेसिंग पे जाना है। अगर हमारा रोबोट के द्वारा है तो वो जो है ऑटोमेटिक जाता है क्योंकि उसमें प्रोग्राम होता है। जो हमारा मैनुअल है वो काउंटर के द्वारा लिया जाता है। टिप ड्रेसिंग या SSW भी हमारा 100 पार्ट के बाद है। तो ये हमारा प्रोसीजर है टिप ड्रेसिंग का जिसको कि हमें पूरा फॉलो करना है। जब हम इसको पूरा फॉलो करते हैं तो हमारे पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब टिप मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं कि हमें टिप को कैसे ओपन करना है, कैसे खोलना है, रिप्लेस कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं पहले वाले चित्र में कि इस टिप को प्रॉपर जो है की के द्वारा खोला जा रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे में देख रहे हैं तो हैमर के द्वारा, हथौड़ी के द्वारा उसको निकाला जा रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। इससे क्या होगा कि हमारी आर्म जो है वो ख़राब होती है, टिप खराब होता है, आर्म खराब होती है, तो ये हमें नहीं करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो नट मैनेजर जो हमारा लगा है उसके लिए कैलिब्रेशन के लिए हमने वर्क इंस्ट्रक्शन बना रखा है और इस वर्क इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही जो हमारा ऑपरेटर के लिए कार्य मानक है उसके थ्रू ही हमें जो है नट मैनेजर को जो है मॉनिटर करना है और हमें उसको कंट्रोल करना है। उसके बाद हम आते हैं टिप अलाइनमेंट। जब हम टिप चेंज करते हैं या कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो हमारा टिप का अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है। तो हमें टिप का अलाइनमेंट चेक करने के लिए गेज प्रोवाइड किया गया है, जो कि गेज के द्वारा हमें जो है उसको प्रॉपर चेक करना है, जो कि हमारे वेल्ड शॉप के जो सुपरवाइज़र हैं उनके डेली वर्क मैनेजमेंट में भी ये पॉइंट ऐड है कि शिफ्ट शुरू होने से पहले करना है, किसी भी असाधारण परिस्थिति के बाद करना है, हर बार टिप बदलने के बाद करना है, मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद करना है। तो ये चीज़ें हमें करनी है। अब आते हैं कि हमारा जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड अडेयरिंग ऑफ रूल लाइक हमें जो है सुपरवाइज़र को जो है जीरो डिफेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सुपरविज़न करना है। तो 4M चेंज का जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपर फॉलो करना है, उसमें कोई भी ना बट नहीं चलता, पूरा फॉलो करना है। उसके बाद एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग रूल को फॉलो करना है, PY मॉनिटरिंग रूल को फॉलो करना है, प्रोसेस को अडेयर करना है, सेटअप अप्रूवल करना है, रिवर्क रूल को फॉलो करना है, मिक्सअप रूल को फॉलो करना है, मटेरियल हैंडलिंग रूल को फॉलो करना है। इस पॉइंट को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारा जो है जीरो डिफेक्ट हम अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।